उस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र था उसको डेराइव किया गया था, तो आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3। ये फार्मूला आया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अब इसी में दूसरा स्थिति पढ़ते हैं जो कि है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, यानी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, जैसे ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका यह होता है अक्ष, तो इस अक्ष पे अगर कहीं बिंदु है तो अक्षीय स्थिति होता है। जब इस अक्ष के लंबवत ऊपर या नीचे कोई बिंदु होता है तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ये है द्विध्रुव का केंद्र O, तो केंद्र O से जस्ट ऊपर या फिर नीचे कोई बिंदु है इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो इस निरक्षीय स्थिति में ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा यहाँ फिगर में बनाया गया है, ये वैद्युत द्विध्रुव है AB। जैसा कि आपको मालूम वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, +q और -q। अब वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई होता है 2l, तो आधी लंबाई हुआ है l और ये भी आधा हुआ l। यह है केंद्र O से लंबवत दिशा में निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी दूरी क्या है r। केंद्र से इस बिंदु P की दूरी है r और इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो आपको हमने बताया था कि किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि वह बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसके चारों तरफ कुल कितने आवेश हैं। तो इस बिंदु P के चारों तरफ कितने आवेश हैं, 2 आवेश है, तो 2 वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, एक +q द्वारा और एक -q द्वारा। तो अगर हम मान लें कि +q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वह है E1 और -q का जो वैद्युत क्षेत्र है वह है E2, यानी +q द्वारा बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र आरोपित है वह है E1 और -q द्वारा क्या है E2। तो लिखते हैं आखिर बिंदु P पे E1 का वैल्यू क्या होगा। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लिया है E1। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश q बटे आवेश से बिंदु की दूरी। तो आवेश यहाँ पे A बिंदु पे है तो A से P की दूरी, यह दूरी कितना है नहीं पता, तो इस दूरी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज AOP में देखेंगे तो यह देखो लंब पता है R और आधार पता है L। तो जब लंब और आधार पता हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्णी में आधार यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, यह कितना है √ में r² प्लस l²। तो बिंदु की जो दूरी होती है उसका क्या हो लिखा जाता है फार्मूले में, वर्ग। q अपान दूरी का वर्ग होता है, दूरी कितना है √ में r² प्लस l², तो इसका वर्ग। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, जब √ का होल स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाता है, तो r² प्लस l²। ये हुआ समीकरण पर 1, यानी कि E1 के कारण जो बिंदु P पे है उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमको पता चल गया, इतना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है इस आवेश कारण इस बिंदु पे। अब आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश राशि होता है, तो सदिश राशि की दिशा भी होगी, तो इस E1 की दिशा किधर होगी, तो हमने बताया था कि यह E1 किसके कारण है, प्लस के कारण। तो प्लस आवेश के कारण, धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E1 की दिशा क्या होगा, इस बिंदु से बाहर की तरफ। इस बिंदु से बाहर की तरफ कैसे पता चलेगा, यह बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा के अंतरिक्ष बाहर की तरफ खींचते हुए हो जाएगा, इसकी दिशा ये हो गया E1। तो E1 हो गया। अब ध्यान रखिएगा यह वैद्युत क्षेत्र E1 है, तो यह तो ना तो y अक्ष पे काम कर रहा है ना तो x अक्ष पे काम कर रहा है, यानी ना तो अक्ष पे लग रहा है ना तो निरक्ष पे लग रहा है। अगर हम इसके अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दे इससे, तो देखिए
यह वैद्युत क्षेत्र न तो x अक्ष पे लग रहा है और ना ही y अक्ष पे लग रहा है। तो आपको मालूम है कि जब कोई सदिश न तो x अक्ष पे हो न तो y अक्ष पे हो, यानी कि x अक्ष के साथ किसी कोण पे हो, जैसे यहाँ पे है E1, तो इसके घटक का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जब कोई सदिश x अक्ष के साथ थीटा कोण पे हो तो इसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक में हमेशा कॉस से जुड़ा होता है, और एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसमें हमेशा साइन से जुड़ा होता है। तो ऐसे ही इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे तो हमने मान रखा है कि यह कोण थीटा है और यह इसके समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा इसको इसे मिला रहा है, तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से थीटा हो जाएगा। तो अब E1 थीटा कोण पे कार्य कर रहा है, तो E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E1 cos है थीटा, और इस क्षैतिज पे जो ऊर्ध्वाधर लंब होगा वो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में किसका पूरा होता है, साइन का। ये हो गया E1 साइन थीटा। E1 ना तो x अक्ष पे काम कर रहा था ना तो y अक्ष पे, तो इसलिए इसके घटक की जरूरत हुई। तो इसका क्षैतिज घटक यानी x अक्ष पे कितना कार्य कर रहा है, E1 cos थीटा, और इस x अक्ष पे जब लंब खींचेंगे तो होता है ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है, E1 साइन थीटा। ये E1 है तो इसमें साइन का उड़ा जाता है, E1 साइन थीटा, 1 अच्छे 11 पर। तो ऐसे इस तरीके से बिंदु P पे हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र E1 दो दिशा में काम कर रहा है, एक E1 cos थीटा और एक E1 साइन थीटा। तो ऐसे देखते हैं दूसरा वैद्युत क्षेत्र जो कि -q आवेश के कारण है, उसकी दिशा देख लेते हैं। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। E2 बराबर क्षेत्र का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये भी क्या मिलेगा, करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब और आधार सेम है तो करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया दूरी क्या है, r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, दूरी वर्ग फार्मूले में होता है, ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान अंडर रूट जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर किलो मिला। अब देख लेते हैं कि आखिर E2 किधर कार्य कर रहा है। तो E2 किसका है, माइनस का, तो माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र वो माइनस की तरफ ही होता है। तो E2 की दिशा क्या होगा, इस बिंदु से, ये हो गया E2। अब E2 भी ना तो x अक्ष पे काम कर रहा है ना तो y अक्ष पे काम कर रहा है। तो E2 भी कितने कोण पे काम कर रहा है, थीटा। यहाँ से एकांतर कोण से आ जाए यहाँ पे, क्योंकि यह थीटा, यहाँ यह समांतर रेखा है तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा से मिलाएगा, तो यहाँ कोण यहाँ चलाता है एकांतर कोण से। तो अब E2 का भी क्षैतिज घटक निकालेंगे यानी x अक्ष पे, तो कितना होगा, क्षैतिज घटक में हमेशा cos से गुणा होता है, तो E2 cos थीटा हो गया। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा क्षैतिज पे लंब होता है, क्षैतिज पे लंब ऊपर नहीं खींचेंगे क्योंकि E2 नीचे की तरफ, तो इस क्षैतिज पे लंब नीचे की तरफ, ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे E1 और E2 का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हमने निकाला। तो E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। तो बिंदु P पे ऊर्ध्वाधर दिशा में दो कार्य कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, जो कि परस्पर विपरीत दिशा में है। और क्षैतिज घटक में दो काम कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं उसको घटा दिया जाता है और जो एक ही दिशा में काम करते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए ये समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो दोनों का जो फार्मूला आया है वैल्यू वो सेम है, यानी E1 और E2 जो है परिमाण में बराबर है, क्योंकि E1 बराबर क्या है, E2 परिमाण में दोनों क्या है, बराबर है। और दोनों का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये है। तो अब ये E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, E1 और E2 दोनों बराबर है, तो मतलब कि इधर भी जितना साइन थीटा उतना ही इधर वैल्यू है साइन थीटा में। तो बिंदु P पे दो कार्य कर रहे हैं, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों विपरीत दिशा में है, और तो दोनों को घटा देंगे, जबकि E1 और E2 दोनों सेम है, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0। इसलिए E1 साइन थीटा भी बराबर होगा किसके, E2 साइन थीटा, क्योंकि E1 बराबर है E2 क्या, और साइन थीटा दोनों सेम तो है, तो E1 और E2 साइन थीटा दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए।
बिंदु P पर ऊर्ध्व दिशा में कुल वैद्युत क्षेत्र, ऊर्ध्व दिशा में कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। E1 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बराबर है तो कितना आ जाएगा? 0। अतः ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी वैद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा। 36 घटा में दिखेगा। P पर वैद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में ही कार्य करता है, जिसका परिमाण निकालते मानते परिमाण क्या है? E। अब बिंदु P पे एक ही दिशा में ये सदिश काम कर रहे हैं, E2 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा। तो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, एक ही दिशा में जितने भी सदिश कार्य करते हैं सबको जोड़ दिया जाता है। तो ये एक ही दिशा में काम करे दोनों, इसीलिए दोनों का जोड़ दिया गया है। और दोनों को जोड़ने पे क्या मिला हमको? E हमने ऐसा माना है। तो देखिए क्या मिलता है। अब E1 और E2 दोनों सेम है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों सेम है। यहाँ पे भी लिखते हैं E1 cos थीटा बराबर हो जाएगा E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो cos थीटा cos थीटा भी बराबर है। यानी ये हो जाएगा E1 का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर ये है cos थीटा प्लस E2 का वैल्यू भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा। तो एक ही चीज़ दो बार ऐड करने में उसे मल्टीप्लाई है, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो E बराबर हो गया और इंटू कॉस है थीटा। ये समीकरण नंबर 3 ये लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो cos थीटा हम किसी भी त्रिभुज से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज AP में cos थीटा बराबर, cos बराबर क्या होता है? आधार। आधार क्या है? AO बटे कर्ण क्या है? AP। AO का वैल्यू क्या है? L और A क्या है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 यहाँ पे लेते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू कॉस। कॉस का वैल्यू क्या है? L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को अंदर ही आते हैं तो ये हो गया Q × 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब आधा यानी 1/2। तो यहाँ पे पावर में 1/2, यहाँ पावर 1 है। तो जानते हो गुणा में घात जुड़ जाता है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ घात 1/2 है। तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3/2। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 3/2। इतना। फिर अब देखिए यहाँ पे जो R होता है वह L से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए R स्क्वायर में से अगर L स्क्वायर आप घटाइए या फिर जोड़िए, ये किसके बराबर आता है? R स्क्वायर के बराबर ही आता है। तब यहाँ से क्या मिल जाएगा इस फॉर्मूले में? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q × 2L, Q × 2L को क्या बोलते हैं? P। ये हो गया P अपान, अब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर देख क्या लिखेंगे? केवल R स्क्वायर। तो ये हो गया केवल R स्क्वायर। अब पावर में है 3/2 तो इसका होल पावर 3/2। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब।
यहाँ से ये मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो 1/4πε0 P/r। अक्षीय स्थिति में क्या था, यहाँ पे 2P था, यानी अक्षीय स्थिति में दोगुना होता है निरक्षीय स्थिति की तुलना में। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, तो जैसे ही किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल कार्य करता है, और जब वैद्युत द्विध्रुव पे बल कार्य करता है तो वैद्युत द्विध्रुव घूम जाता है, तो बोला जाता है कि बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसी बल आघूर्ण का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तथा इसी में एक और टॉपिक हुआ वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आती है। तो हम दोनों का कैलकुलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखेंगे। तो हमने इसमें क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर से इधर दिखाया गया है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान E है और इसकी दिशा इधर से इधर लेफ्ट टू राइट, ये एरो दिखाया गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। वैद्युत ध्रुव में क्या होता है कि एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है, आपको मालूम है। तो ये प्लस Q है, यहाँ पे है माइनस Q। वैद्युत ध्रुव का नाम है AB और जिसकी लंबाई 2L होता है, ये भी आपको मालूम है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपको मालूम है कि जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पे क्या लगाता है, बल लगाता है। तो अब वैद्युत द्विध्रुव में तो दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस। तो ये वैद्युत क्षेत्र में जब आवेश आएगा यानी द्विध्रुव आएगा तो इस द्विध्रुव के आवेश पर बल लगेगा। तो यह प्लस वाला आवेश पे जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और आपको मालूम है कि ऋण आवेश में जो बल लगता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। ये जो प्लस वाला आवेश है तो इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो किधर कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य, कितना बल काम करेगा, यह बराबर क्या होता है, आवेश और गुणित वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश में वैद्युत क्षेत्र का गुणा करते तो बल पता चलेगा। तो इस पर बल कितना काम किया, Q × E, और इस पे बल किधर कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो हमेशा याद रहे ऋण आवेश पर वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करता है, यानी यह आवेश इधर आकर्षित होगा। कितना बल से, F बराबर आवेश कितना, ये आवेश जितना होता है उतना ही आवेश ये होता है। वैद्युत ध्रुव में ऐसा कहा जाता है। तो यह भी क्या है Q, और वैद्युत क्षेत्र तो दोनों के लिए समान है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह आवेश Q, तो Q × E बल इस पर, यह भी आवेश Q होता है, बस माइनस होता है, यह ऋण आवेश होता है, इसमें विपरीत दिशा में बल लग जाएगा Q। अब आप यहाँ पे देखें कि वैद्युत द्विध्रुव जैसे यह है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र में रखा गया थीटा कोण पे, तो इस पर दो बल लगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यह बल इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है। तो जब एक ही सिस्टम पे दो विपरीत बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, सिस्टम से घूम जाएगा, क्योंकि यह बल अपनी तरफ आकर्षित करेगा इसको, यह अपनी तरफ, यह ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो जैसे ही वैद्युत बल इस पर कार्य करना शुरू करेगा तो यह क्या होगा, घूम जाएगा। तो जैसे ही घूमेगा तो आघूर्ण कहेंगे इसको, तो वहीं बल आघूर्ण का गणना करें यहाँ पे। तो बल आघूर्ण निकालना है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पे दो बल कार्य कर रहे हैं, Q × करके। तब लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत बल, कितना बल कार्य कर रहा है, F बराबर Q × E। एक बिंदु A पे कार्य कर रहा है, एक बिंदु B पे, तो इसको A लिख देता हूँ और इसको B लिख देता हूँ। ये हो गया, यही किसके बराबर होगा, FA के, यही किसके बराबर है, FB के, दोनों बराबर। ये विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, तो विपरीत करने की वजह से यह इस पर बल आघूर्ण एक कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दोनों जो बल कार्य करते हैं इसके बीच की लंबवत दूरी। बल के मध्य
लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे बल के मध्य लंबवत दूरी। तब देख रहे हैं यहाँ पे दो बल कार्य का, दोनों के मध्य लंबवत दूरी क्या होगा। तो लंबवत दूरी पता करने के लिए इसको मैं ऐसे पीछे बढ़ा दे रहा हूँ और यहाँ से इसे लंब खींच दे रहा हूँ, तो पता चल जाएगा ये लंबवत दूरी। ये तो लंबवत दूरी क्या रहा ये, तो हम मान लेते हैं यह बिंदु हो गया, हम मान लेते हैं ओ डैश। तो ए से ओ डैश यही क्या हो गया लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या हो गया बल कितना है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई गुणे लंबवत दूरी कितना है ए से ओ डैश, यानी ओ डैश ए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यही ओ डैश ए पता नहीं है, यही निकालना है। तो ओ डैश ए देखिए इस त्रिभुज में थीटा है, थीटा के जस्ट सामने भुजा क्या होता है लंब होता है, और इस त्रिभुज में 90 के जस्ट सामने क्या है यह कर्ण होता है। तो कर्ण पता है, लंब पता करना है। तो समकोण त्रिभुज और ए ओ डैश बी में, ए ओ डैश बी में क्या है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब यानी ओ डैश ए और बटे कर्ण यानी ए बी। तो ओ डैश ए बराबर क्या मिल गया, ए बी इधर भाग इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो ए बी साइन थीटा। तो ओ डैश ए बराबर ए बी कितना है 2l है, तो 2l साइन थीटा। अब यह वैल्यू यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। अतः टाउ बराबर क्यू इंटू ई इंटू ओ डैश ए, ओ डैश ए का वैल्यू क्या है 2l साइन थीटा। इसको अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा क्यू और इंटू 2l, फिर लिखते हैं ई साइन थीटा। ये आगे पीछे चलता है मल्टीप्लाई में, तो क्यू इंटू 2l को क्या लिखते हैं पी, द्विध्रुव आवर्त, तो पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये हो गया टाउ यानी बल आघूर्ण। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बी भी सदिश राशि होता है, ई भी सदिश राशि, तो दो सदिश राशि के गुणनफल में अगर साइन थीटा दिखे तो यानी कि दोनों के बीच में कौन सा गुणन होगा सदिश गुणन। तो यानी कि टाउ क्या हो गया बल आघूर्ण एक सदिश राशि। तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ये रहा। अगर हम मान लें कि इसमें केस फर्स्ट यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू क्या कहते हैं 0, यानी कि यह जो वैद्युत ध्रुव है वह ऐसे ना हो के ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ऐसे ना हो के ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 रखेंगे तो टाउ बराबर साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा 0, यानी बल आघूर्ण कितना हो जाएगा 0। यानी कि वैद्युत ध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर अगर रखा जाएगा तो इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा 0। और द्वितीय स्थिति की बात करें केस सेकेंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई साइन 90। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू ई, तो टाउ बराबर पी, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 जो कि अधिकतम वैल्यू होता है, यानी यह टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यानी अगर वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री यानी लंबवत रखा हो, इस तरीके से रखा हो, तो इस पर बल आघूर्ण अधिकतम लगेगा पी इंटू ई। ये रहा वैद्युत ध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना आया पी इंटू ई या पी ई साइन थीटा। अब निकालते हैं कि वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो आप जानते हैं ऊर्जा यानी कार्य, जैसा हमने लिख रखा है हेडिंग में ही, तो यानी कार्य निकालना है। तो कार्य कैसे पता चलेगा, तो मान लेते हैं कि जब बल आघूर्ण लगा तो बल आघूर्ण लगने से यह वैद्युत ध्रुव कुछ कोण घूम गया, तो जब बल आघूर्ण लगेगा तो कुछ कोण घूम जाएगा, तो कुछ कोण घूमेगा तो कार्य होगा, माना बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव द्वारा
किया गया, अब घूमेगा तो कोणीय विस्थापन तय होगा, कोणीय विस्थापन तय किया गया, कोणीय विस्थापन डी थीटा हो, यानी बहुत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा हो, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो कार्य कैसे किया गया, कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, हम मान लेते हैं कि जब बल आघूर्ण कार्य किया तो बल आघूर्ण कार्य करेगा कि घूमने लगेगा, तो मैंने माना कि यह घुमा है बहुत छोटा कोण, कितना कोण घुमा है, डी थीटा, तो जब डी थीटा कोण ही केवल घुमा हुआ तो कार्य भी बहुत छोटा होगा, तो किया गया कार्य हम मान लेते हैं डी डब्ल्यू, तो कार्य बराबर होता क्या है, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, तो जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ऐसे यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, बल आघूर्ण, और विस्थापन कैसा, कोणीय विस्थापन, किया गया कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब यहाँ से कुल कार्य निकालेंगे तो इधर अवकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, समाकलन टाउ डी थीटा, तो डब्ल्यू बराबर टाउ का वैल्यू लेते हैं, टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, तो पी ई बाहर, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि डी के बाद थीटा तो केवल थीटा वाले टर्म का ही समाकलन होगा, बाकी सब बाहर, तो साइन थीटा का समाकलन होता माइनस कॉस थीटा, तो हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, ये साइन थीटा का समाकल माइनस कॉस थीटा, ये डब्ल्यू बराबर इतना मिलेगा, यानी यही कार्य किया जाएगा, वैद्युत ध्रुव को घुमाने में इतना कार्य किया जाएगा, और किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, यही कार्य विद्युत की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा किसे प्रदर्शित करते हैं, यू से, यू बराबर माइनस पी ई कॉस